प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इस चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इस ज्यामिति का अर्थ देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड तो एक महान गणितज्ञ हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्यामिति का अर्थ समझ लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ज्यामिति। ये जो ज्यामिति शब्द है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें जियो, प्लस दूसरा शब्द है मीटरीन। इन दोनों ही शब्दों से ये ज्यामिति शब्द मिलकर बना हुआ है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मीटरीन। तो मैं आपको बता दूं कि जो जियो शब्द है, इस जियो शब्द का जो मतलब होता है वो होता है भूमि, या आप पृथ्वी कह सकते हैं या फिर आप भूमि का कोई टुकड़ा कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भूमि लिख देता हूँ कि जियो का मतलब हो जाएगा भूमि। और दूसरा शब्द यहाँ पर है मीटरीन, इसका मतलब हो जाएगा मापना। तो अगर हम इस ज्यामिति शब्द का अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब हम भूमि के किसी टुकड़े को मापते हैं तो उसे ही ज्यामिति कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समझ लिया कि जब भूमि, क्योंकि भूमि तो अपने आप में बहुत बड़ी होती है, तो उसके किसी टुकड़े को मापना है, तब जब भूमि के किसी टुकड़े का मतलब कोई भाग हो सकता है। जब भूमि के किसी टुकड़े यानी कि भाग को मापा जाता है तो उसे ज्यामिति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस ज्यामिति शब्द के अर्थ को जाना। तो अगर हम बात करें अपने प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल के जो गणितज्ञ हुए हैं, उन सभी गणितज्ञों ने भूमि के अलग अलग टुकड़ों को मापने का प्रयास किया। तो सभी ने अपने अपने जो तरीके हैं उसको बढ़ाया, उसको विकास किया कि किस तरीके से हम भूमि के टुकड़ों को माप सकते हैं। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यानी कि यूक्लिड कौन हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको गणितज्ञों का नाम बताऊं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है थेल्स का। किसका नाम आता है? थेल्स का नाम आता है। थेल्स जो है एक महान गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने भूमि के टुकड़ों को मापने के लिए बहुत सारी जो विधियां हैं उसका इन्होंने विकास किया। थेल्स के बाद में और भी हुए हैं, पाइथागोरस हुए हैं, फिर उसके बाद में यूक्लिड हैं। अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं तो पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के
स्टूडेंट यानी कि शिष्य थे। तो थेल्स ने भी अपने तरीके से जब किसी भी भूमि के टुकड़े को मापा, उसके बाद धीरे धीरे जो पाइथागोरस जो कि थेल्स के शिष्य हैं उन्होंने भी मापा, और उसके बाद और भी दूसरे गणितज्ञ हुए जैसे कि यूक्लिड ने भी भूमि के टुकड़े को मापने के लिए बहुत सारी विधियों का विकास किया। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्यामिति का परिचय है, इसका जो सबसे पहले शुरुआत किया गया था, इसकी जो सबसे पहले प्रूफ प्रदान किया गया था वो थेल्स ने किया था। ठीक है, यानी कि भूमि के टुकड़े को मापने का जो ट्रेडिशन है, जो मेथड है, जो विधि है, वो सबसे पहले थेल्स ने ही शुरू किया था। उसके बाद पाइथागोरस हुए और उसके बाद यूक्लिड हुए। तो इस चैप्टर में यूक्लिड जो थे उन्होंने किस प्रकार से भूमि के टुकड़े को मापा है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। यूक्लिड ने भूमि को मापने के लिए जो भी विधियाँ बताया है उसको उन्होंने अपने एक किताब में सभी चीज़ों को समझाया है। यानी कि यूक्लिड की जो किताब है उसका नाम है एलिमेंट्स नामक एक किताब है जिसपे उन्होंने ज्यामिति का परिचय अच्छे से दिया है। और ये जो एलिमेंट्स किताब की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर 13 अध्याय हैं, और उन 13 अध्यायों में से यहाँ पर भी हमें एक अध्याय दिया हुआ है जिसमें हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले टॉपिक आता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ परिभाषाएं हैं, अभिगणित हैं, अभिधारणाएं हैं, जो कि हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं यूक्लिड की परिभाषाएं। इन परिभाषाओं को आप अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। परिभाषाएं, अभिगणित, और अभिधारणाएं। तो यहाँ पर यूक्लिड ने बहुत सारी परिभाषाएं लिखा है, अभिधारणाएं हैं और अभिगणित है, जिन्हें हमें यहाँ पर अच्छे से जानना है, समझना है, पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बहुत सारी परिभाषाओं को देखेंगे, अभिगणितों को, अभिधारणाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेता हूँ, जो हमारा पहला शब्द आता है वो आता है पृष्ठ। यानी कि जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो पृष्ठ का मतलब ये है कि हमारे पास में वो जो घनाभ होते हैं, घन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ठोस वस्तुएं। क्या बोलते हैं? ठोस वस्तुएं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहता हूँ, तो जो ठोस वस्तुओं के फलक होते हैं उन्हीं को ही पृष्ठ कहा जाता है। ठोस वस्तुओं के फलक, ठोस वस्तुओं के फलक को पृष्ठ कहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ठोस वस्तु बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक घना बना लेता हूँ, जैसे एक
घनाभ का पृष्ठ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा घनाभ बना के आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से वो घनाभ होता है और उस घनाभ में एक पृष्ठ भी होता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने एक घनाभ बनाया है जो कि एक ठोस वस्तु है, और इस ठोस वस्तु की जो दीवारें हैं, जैसे कि ये वाली दीवार हो गई, फिर ये वाली जो दीवार हो गई, इसको आप फलक भी कह सकते हैं। ये वाली दीवार हो गई, फिर ये वाली दीवार हो गई, ऊपर का भी हो सकता है। तो इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है ना? यानी कि ये जो दीवार आपको दिख रही है सामने से, इसी को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। या फिर इसके साइड की भी हो सकती है, इसी को हम पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको आपने समझ लिया। इसके बाद आता है हमारा आता है वक्र। इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वक्र। ठीक है? तो जब हम किसी वक्र की बात करते हैं तो वक्र जो होगा वो इस प्रकार से एक फलक के रूप में नहीं होगा। वो आपका किस प्रकार से हो सकता है? कोई भी जो वक्र होगा वो इस प्रकार से आपका हो सकता है। इस प्रकार से आप कोई भी वक्र बना सकते हैं, या हो सकता है कि वो इस प्रकार से वक्र बना हो, या हो सकता है कि वो इस प्रकार से वक्र बना हो सकता है वो इस प्रकार से वक्र बना हो। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र या भाग भूमि का जो टुकड़ा इस प्रकार से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। ठीक है? तो आप इनको आकृति से भी समझ लीजिए, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रेखाएं और बिंदु। क्या आता है? रेखाएं और बिंदु। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ परिभाषाओं को भी लिखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है? तो अब हम तीसरा बिंदु लेते हैं। तीसरा होता है हमारा, चलिए हम एक बिंदु को समझ लेते हैं कि एक बिंदु क्या है। एक बिंदु, एक बिंदु को समझने का प्रयास करें। देखिए, अगर हम एक बिंदु की बात करें कि बिंदु होता क्या है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस पेन को यहाँ पर रख दूं और यहाँ पर मैं आपको एक बिंदु दिखाऊं, तो ये मैंने एक बिंदु लिया है। ठीक है? क्या है? ये एक बिंदु है। तो एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब इसका आप क्या भाग देखेंगे? इस बिंदु का अपने आप में कोई भाग नहीं है, लेकिन ये अपने आप में क्या है? एक बिंदु है। इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं रेखा। एक रेखा लेते हैं। रेखा, इसको समझ लीजिए। एक रेखा जिसमें चौड़ाई नहीं लंबाई होती है। एक रेखा वह होता है जिसमें चौड़ाई
रहित लंबाई होती है। जैसे हम यहाँ पर जब एक रेखा की बात करते हैं तो अब हम यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं और ये दूसरा बिंदु ले रहे हैं। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, एक रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा, ये एक रेखा मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया एक रेखा वह होता है जिसमें चौड़ाई रहित, यानी कि आप इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं, आप इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं। रेखा हमेशा लंबाई के रूप में होती है। यही बात आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, एक रेखा क्या है, वह होता है जिसमें चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी कि आप रेखा को कभी भी चौड़ाई नहीं कह सकते हैं, वो हमेशा लंबाई के रूप में होती है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि अगर हमारे पास में एक रेखा है, ये अगर हमारे पास में एक रेखा है जो कि आपके सामने है ये, तो एक रेखा के सिरे, एक सिरा तो ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। तो एक रेखा के दो सिरे होते हैं और उन दोनों ही सिरे को क्या बोलते हैं, बिंदु। एक रेखा के सिरे को क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बिंदु है। ये भी क्या है, ये भी बिंदु है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है कि एक रेखा के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा, चलिए इसको समझ लेते हैं। सीधी रेखा, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे बिंदु बनाए हैं। ये मैंने बिंदु ले रहा हूँ, ध्यान से आप इनको समझिएगा। ये अपने आप में बिंदु हैं, जितना चाहें आप उतने बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि एक सीधी रेखा जो होती है वो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी कि अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें, अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक रेखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक रेखा मिल जाएगा।
ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर समझना था कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो ये अपने आप में एक रेखा बन गई। इसको आप ए और बी दोनों अंत बिंदुओं को दिखा सकते हैं। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पृष्ठ को एक बार और परिभाषित करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको जान लें कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे जब मैं यहाँ पर एक पृष्ठ बनाऊंगा इस प्रकार से, ये अपने आप में एक पृष्ठ है। क्या है? एक पृष्ठ है। इसको हम क्या बोलेंगे? पृष्ठ। और ये जो है यहाँ पर, इसको बोला जाएगा लंबाई, और ये जो है इसको बोला जाएगा चौड़ाई। तो अब आप कह सकते हैं कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, आप इन परिभाषाओं को समझने का प्रयास करें। आसान है, इसी प्रकार से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है, जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पॉइंट आता है, 7th पॉइंट के बाद में आएगा 8th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या है? 8th पॉइंट है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। रेखाएं होती हैं। जैसे देखिए, पृष्ठ के जो किनारे हैं वो रेखाएं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में इस प्रकार से एक पृष्ठ बना हुआ है, ये अपने आप में एक पृष्ठ है। क्या है ये? पृष्ठ। तो इसकी जो किनारे हैं, यानी कि ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, तो इन किनारों को क्या कहा गया है? रेखाएं कहा गया है। आप इस किनारे को रेखाएं कह सकते हैं, आप इस किनारे को भी रेखाएं कह सकते हैं, इस किनारे को भी रेखाएं कह सकते हैं, इस किनारे को भी रेखाएं कह सकते हैं। तो चाहे आप इसको किनारा बोलिए या रेखाएं बोलिए, इसी को यहाँ पर समझाया गया है कि ये जो किनारे हैं, इन किनारों को क्या बोला जाता है? रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, तो चाहे आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये जो किनारा है वही रेखाएं हैं। किनारों को ही रेखाएं कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ
सपाट रूप से स्थित होता है। सपाट रूप से स्थित होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको समझ लीजिए कि एक जो समतल पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ आप किसे बोलेंगे, इसी को ही समतल पृष्ठ भी कहते हैं। ये जो आपके सामने है इसको क्या बोला जाएगा, समतल पृष्ठ बोला जाएगा। तो ये ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ में सपाट रूप से स्थित होते हैं, सीधी रेखाओं के साथ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं जैसे जैसे सीधी रेखाएं बनाइए, यानी कि ये अपने आप में एक सीधी रेखा है, ये भी अपने आप में एक सीधी रेखा है, ये भी अपने आप में एक सीधी रेखा है, और ये भी अपने आप में एक सीधी रेखा है। तो जो समतल पृष्ठ होता है वो ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो ये अपने आप में क्या है, समतल पृष्ठ है। इसको आप समतल पृष्ठ भी कह सकते हैं, समतल पृष्ठ। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सीधी रेखाएं। ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। तो सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यही आपको यहाँ पर समझना था। तो ये मैंने कुछ आपको परिभाषाएं बताया है। इन परिभाषाओं को आप अपने दिमाग में रखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो कि आपको इस चैप्टर को सॉल्व समझने में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो डिस्कस किया था वो उसका टॉपिक आप लिखेंगे परिभाषाएं। परिभाषाएं यानी कि यूक्लिड की जो परिभाषाएं हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूक्लिड के कुछ अभिगणितों को। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा यूक्लिड के कुछ अभिगणितों को। ठीक है, अब हम यूक्लिड के कुछ अभिगणितों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला लेते हैं। सबसे पहला अभिगणित क्या है, सबसे पहला अभिगणित है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिगणित यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो ध्यान से आप इसको समझिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में, अच्छा जैसे इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ वस्तुएं हैं, मान लीजिए ये एक वस्तु है,
एक रेखा है ये रेखा इस रेखा के बराबर है। पहले तो आप इनको कुछ रेखाओं के रूप में देख लीजिए कि ये कुछ रेखाएं हैं जो मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ रेखाएं हैं जो मैंने यहाँ पर खींचा है आपको समझाने के लिए। ये मान लेते हैं ए बी है, ये हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा ई एफ, ये हो जाएगा जी एच, ये हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा आर एस। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि ये अपने आप में एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और इस वस्तु के बराबर में ये वाला है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि ये आपस में सारी रेखाएं बराबर हैं। यानी कि ए बी बराबर होगा सी डी के, सी डी बराबर होगा ई एफ के, ई एफ बराबर होगा जी एच के, जी एच बराबर होगा पी क्यू के, पी क्यू बराबर होगा आर एस के। ठीक है, ये इसके बराबर 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 है। तो जब ये ऐसा है तो एक दूसरे में भी बराबर होती हैं। तो यही चीज आपको समझना था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली ये रेखा के बराबर ये है, ये रेखा भी इसी के बराबर 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 है। तो जब ये सभी रेखाएं इसके बराबर में हैं तो ये आपस में भी तो बराबर होंगी। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी के बराबर में ये वाली रेखा है और ये रेखा भी इसी के बराबर है, ये रेखा भी इसी के बराबर है, ये रेखा भी इसी के बराबर है, ये रेखा भी इसी के बराबर है। तो जब ये सभी रेखाएं इसके बराबर में हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सभी रेखाएं आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगी। यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यही इसके कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। चलिए इसको समझते हैं कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। पूर्ण भी बराबर होता है। अब आपको ये समझना है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास में एक रेखा है ये, ठीक है, और इस रेखा पर हमने ये 4 बिंदु ले लिया है, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास में है। मान लीजिए हमारे पास में जो ए बी है वो बराबर है सी डी के, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर में है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है।
कि AB बराबर है CD के। अब हमने क्या किया है, इस BC को दोनों तरफ जोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ BC को जोड़ने पर, तो जब हम इस AB में BC जोड़ेंगे और ये जो हमारा CD है इसमें भी BC जोड़ देंगे, तो ध्यान से देखिए, इस AB में BC जोड़ेंगे तो हमें AC मिल जाएगा, और जब हम इस CD में BC जोड़ेंगे तो हमें BD मिल जाएगा। CD में BC जोड़ेंगे तो BD, तो ये भी आपस में क्या है, बराबर हैं। क्या है, ये भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बराबर आया भी है। तो आप कह सकते हैं कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, क्योंकि हमने BC को इधर भी जोड़ा है और इधर भी जोड़ा है, इस AB में भी BC जोड़ा है, CD में भी BC जोड़ा है, तो बराबरों को बराबर में जोड़ा गया है। तो ये जो आया हुआ है AC और यहाँ से आया है BD, ये भी आपस में बराबर हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझना है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब आता है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। तो शेषफल भी बराबर होता है। तो ये हमारा थर्ड अभिगणित है। क्या लिखा है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक रेखा है, ये हमारे पास में एक रेखा है ये, और इस पे बिंदु हैं A, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है और यहाँ पर भी बिंदु है। और बिंदु इस प्रकार से है कि AB CD, इस प्रकार से बिंदु है ये। ठीक है, और मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के, ये आपस में बराबर हैं। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इस BC को घटा दिया, तो दोनों तरफ BC को घटाने पर तो ये जो AC है इसमें से भी BC घटा दीजिए, और फिर ये जो BD है इसमें से भी BC घटा दीजिए। तो अगर हम इस AC में से, यानी कि इस पूरे AC में से इस BC को घटा देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AB। और अगर हम इस BD में से, ये जो हमारा पूरा BD है, इसमें से जब BC को घटा देंगे तो CD मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये भी आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। तो यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है, यानी कि क्योंकि AC और BD आपस में बराबर हैं, तो दोनों तरफ BC को घटाने का मतलब है कि BC को हमने इसमें से भी घटा दिया, इसमें से भी घटा दिया। तो जब AC में से BC निकाल देंगे तो AB बचेगा, BD में से BC निकाल देंगे तो CD बचेगा। तो ये जो बच रहा है शेषफल, ये भी बराबर है। ये इसके कहने का मतलब है। समझ आया?
ये बातें आपको अच्छे से समझना है, तभी हम चीजों को कर पाएंगे। चलिए, फोर्थ क्या है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसको ले लेते हैं कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहां पर हम संपाती को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए संपाती को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में जैसे हमारे पास में ये एक रेखा है और ये रेखा है AB। ठीक है, और एक दूसरी रेखा हमारे पास में है PQ। ठीक है, तो हमारे पास में दो रेखाएं हैं। तो वो वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर हम इन्हें संपाती करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों रेखाओं को एक ही रेखा में लिखना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा AB। ठीक है, तो दूसरी रेखा भी इसी के अंदर हमें रखना है। तो इस PQ को भी हम इसी में रखना चाहते हैं, तो लेकिन इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो फिर हमें यही रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसको आप PQ को उठाएंगे और इसमें रख देंगे, तो फिर से यही रेखा हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, PQ भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये दोनों रेखाओं को हमने मर्ज कर दिया है। मर्ज करने का मतलब है उसको संपाती कर देना, दोनों को एक में ही मिला दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं। AB और PQ यहाँ पर भी बराबर हैं, संपाती करने के बाद भी बराबर हो जाएंगे। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी कि आपस में AB और PQ संपाती भी हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा लेते हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसको आप समझिए। मान लीजिए हमारे जैसे हमारे पास में 2 है और 5 है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। तो ये अपने आप में पूर्ण है। ये क्या है, पूर्ण है। और ये दोनों क्या हैं, इसके भाग हो जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, भाग हैं। तो जब हमारा ये 7 आया तो कैसे आया, 7 आया है इन दोनों को जोड़ने से। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आया। तो ये दोनों भाग हैं और इन दोनों भागों को जोड़ने से जो आया है वो पूर्ण है। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि 7 2 से भी बड़ा है, 7 5 से भी बड़ा है। तो ये जो पूर्ण होता है वो हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। यही आपको यहाँ पर समझना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं
एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। परस्पर बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में ए बी है और वो ए बी बराबर हो जाता है सी डी के। ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। एक वस्तु ए बी है, दूसरी वस्तु सी डी है, आपस में बराबर हैं। अगर इनको हम दो गुना कर दें, यानी कि 2 से गुणा कर देते हैं ए बी को और 2 से गुणा कर देते हैं सी डी को, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे, क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2ab, तो ये बन जाएगा 2cd। तब भी ये आपस में बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। अगर इनको दो गुना भी कर दिया जाएगा या 3 गुना भी कर दिया जाएगा तब भी ये बराबर रहेंगे। ठीक है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, इसको समझ लेते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। जैसे देखिए, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास में ए बी है और वो बराबर है सी डी के, आपस में बराबर है ये। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो अब क्या होगा? इस ए बी को हमने 2 से भाग कर दिया और इस सी डी को भी 2 से भाग कर दिया, तो 2 से भाग करते ही वो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ए बी और ये हो जाएगा 1/2 सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, तो जब हमने उनका आधा कर दिया है तो आधे भी आपस में बराबर हैं, यानी कि ए बी का आधा और सी डी का आधा, आधा भी हमेशा बराबर होता है। ये इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने यूक्लिड की जो अभिगणित हैं, उनकी जो अभिधारणाएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो आपने यहाँ पर देखा। अब हम पहले हमने परिभाषाओं को पढ़ा था, फिर अभिगणितों को पढ़ा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हमने यूक्लिड की परिभाषाओं को पढ़ा, उसके बाद में यूक्लिड की अभिगणितों को पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम यूक्लिड की अभिधारणाएं। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो चलिए सबसे पहले अभिधारणा लेते हैं। अभिधारणा 1 क्या है? अभिधारणा 1, अभिधारणा 1 है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पहली अभिधारणा है ये कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक
सीधी रेखा, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। जैसे इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो दो बिंदु हो गए। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिला दें तो एक रेखा हमें मिल जाएगी। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते तो हमें क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी? सीधी रेखा। तो इस प्रकार से ये अभिधारणा 1 है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक अभिगृणित ले रहे हैं। अभिगृणित अभिगृहित 5.1। क्या है ये अभिगृणित 5.1? इसमें है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय अर्थात केवल एक रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में दो भिन्न बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं से आप कितनी सीधी रेखाएं खींच सकते हैं? या हम यूं कहें कि इन दोनों बिंदुओं से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो इन दोनों बिंदुओं से आप केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, ये बस। इसके अलावा कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। यानी कि केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास अभिधारणा 2। अभिधारणा 2। दूसरी अभिधारणा क्या है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा का मतलब क्या है? अच्छा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे शांत रेखा का मतलब होगा एक रेखाखंड, यानी कि एक रेखाखंड को ही हम शांत रेखा कहते हैं। ठीक है ना? शांत रेखा किसको कहेंगे हम? एक रेखा को ही कहा जाता है या रेखा खंड को कहा जाता है। ठीक है? तो अगर हमारे पास में एक रेखाखंड मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एक रेखा है, ये हो गया हमारा रेखा ए और ये बी। तो क्या कहा गया है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आप इसको यहां से भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ ये अनिश्चित रूप से बढ़ सकता है। इसलिए लिखा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? तो ये चीजें आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अभिधारणा 3 पर। अभिधारणा 3 क्या है? अभिधारणा 3 कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर, किसी को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है। ठीक है? जैसे किसी को केंद्र मानकर, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इसको केंद्र माना है। ठीक है, केंद्र मान लिया। तो किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से, अब आप कोई भी एक त्रिज्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने त्रिज्या ले लिया है, तो त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता। अब आप यहां से एक वृत्त खींच सकते हैं, यही यहां पर बताया गया है। ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा केंद्र, केंद्र हो जाएगा, और ये हमारा केंद्र हो जाएगा ओ, और इसको बोला जाएगा त्रिज्या। तो इसको ए मान लेते हैं। तो ओ क्या है? वो केंद्र हो जाएगा, और ओ ए क्या हो जाएगा? ओ ए त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि ये तो केंद्र है, ये त्रिज्या है। तो किसी को केंद्र और किसी को त्रिज्या, किसी त्रिज्या से आप एक वृत्त खींच सकते हैं, ये यहां पर कहने का मतलब है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये समझना था। आगे चलते हैं, अभिधारणा 4 लेते हैं। अभिधारणा 4 क्या है? ये अभिधारणा 4, अभिधारणा 4 है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये अभिधारणा 4 है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं,
मान लीजिए आपने इस प्रकार से एक समकोण बनाया, ये एक समकोण बनाया, फिर ये भी आपने एक समकोण बनाया और फिर ये भी आपने समकोण बनाया। अगर ये तीनों ही समकोण हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी 90 डिग्री, पी क्यू आर 90 डिग्री, एस टी यू ये भी 90 डिग्री। तो अगर ये तीनों समकोण हैं तो सभी समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा अभिधारणा 4 कहता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये 90 डिग्री का भी आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का है ये। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, अभिधारणा 4 कहती है। पांचवी अभिधारणा क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ये अपने आप में अभिधारणा 5 है, जो कि बहुत लंबी है। ये इस अभिधारणा 5 को पहले हम लिख लेते हैं और फिर इसको समझेंगे। ठीक है, अभिधारणा 5। अभिधारणा 5 क्या है? अभिधारणा 5, इसकी तरफ आप फोकस कीजिए और इसको ध्यान से, पहले मैं इसको लिख के बताऊंगा, फिर ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। अभिधारणा 5 कहती है कि यदि एक रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा, यदि एक सीधी रेखा, यहाँ पर हमें सीधी रेखा लिखना है, मैं इसको काट देता हूँ। यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं, वे दोनों सीधी रेखाएं
अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है, जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है, दो समकोणों से कम होता है। ठीक है, जैसे पहले तो दो समकोणों का मतलब देख लीजिए। पहले दो समकोणों का मतलब समझ लीजिए। देखिए, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का क्या मतलब रहेगा? 90 डिग्री रहेगा समकोण का मतलब। समकोण का मतलब है 90 डिग्री, तो दो समकोण कितना हो जाएगा? दो समकोण का मतलब हो जाएगा 90 और 90, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो दो समकोणों से कम होने का मतलब है कि 180 से कम होना चाहिए। दो समकोणों से कम होने का मतलब क्या है? 180 से कम होना चाहिए। तो दो समकोणों का मतलब हो जाएगा 180, और अगर दो समकोणों से कम बोलेंगे यानी कि 180 से कम। ठीक है, तो अब इसको समझिए कि हमारे पास में इस प्रकार से दो रेखाएं हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक रेखा इस प्रकार से है, ये एक रेखा है, ये अपने आप में AB है, ये एक रेखा AB है ये, और दूसरी रेखा ये एक और रेखा है जो कि CD है, C और D। ठीक है, तो ये दोनों ही सीधी रेखाएं हैं। अब इनके ऊपर एक रेखा और गिर गई और इसका नाम है P और इसका नाम है Q। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है जो कि अंतः कोण है। क्या है ये? अंतः कोण है। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 से कम हुआ तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो इसी ओर आपस में मिल जाएंगी। ये इसके मतलब है। बाकी हम इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए यदि एक सीधी रेखा, तो ये तो है वो सीधी रेखा और ये दो सीधी रेखाएं हैं, तो इन दोनों सीधी रेखाओं के ऊपर ये रेखा गिर गई है और अपने एक ही ओर का मतलब कि चाहे आप इस तरफ लें या इस तरफ लें, तो हमें इस तरफ लेना है, तो एक ही ओर का मतलब ये वाला। दो अंतःकोण, ये दोनों क्या हैं? अंतःकोण है। ये दोनों अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो दो समकोणों से कम होने का मतलब 180 डिग्री से कम। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 से कम होगा। यानी कि अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो अगर हम कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे, अगर हम कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा। 180 कम होने का मतलब है कि 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से छोटा होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये दोनों कोण जो हैं जोड़ने पर 180 से कम आएंगे। तो अगर ये दोनों कोण 180 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि दो समकोणों से कम हो जाएगा। ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अगर हम इनको बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, तो ये कहीं ना कहीं इस ओर
ये एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको बढ़ा देते हैं और इसी प्रकार से इसको भी बढ़ा देते हैं तो ये दोनों उसी ओर काटेंगे जिस ओर ये दोनों कोण बने हुए हैं। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यानी कि इसी ओर ये दोनों कोणों का जो योग है वो 180 से कम है, यानी कि दो समकोणों से कम है। तो इसी दिशा में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलेंगी। यानी कि आप इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए तो वो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। और इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो दोनों कोणों का योग आएगा वो 180 से अधिक आएगा। तो ये आपस में एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को ये काटेंगे नहीं, ये कहीं और जाएगा, ये कहीं और जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन जिधर दो समकोणों से कम आ रहा है, यानी कि जो दोनों अंतःकोण है ये दो समकोणों से कम है, तो जिधर ये दोनों कोण बने हुए हैं उसी दिशा की ओर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो अभिधारणा 5 है वो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो बेसिक था, बेसिक कंप्लीट हो गया है। इन बेसिक चीज़ों को आप अपने दिमाग में याद रखेंगे। कल हम इसका एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ेंगे। कल मैं एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करवाऊंगा, आप उसको समझेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताया है ये इस एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको जानना था, समझना था। ये सभी चीज़ों की नॉलेज अगर आपको रहेगी तो आप एक्सरसाइज 5.1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी का जो एक्सरसाइज 5.1 है इसको मैं कल सॉल्व करूंगा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।